Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching India's #1 educational channel Magnet Brains. Well, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 को पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देखा, देन हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिसको हमें परफॉर्म करनी है। वेल, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया था। वेल, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको क्या करना है था, अपनी नोटबुक के अंदर आप नोटबुक लीजिए और इन सभी जो भी उन्होंने आपसे बोले हैं उनके सिंबल आपको ड्रॉ करके बताना है। तो ये चीज़ें हम हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे कि जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उन्हें हम किस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। आपसे सबसे पहले पूछा गया है कनेक्टिंग वायर्स। अगर आपको कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल इस तरह से, राइट। स्विच इन द ऑफ पोजिशन, और इसके बाद स्विच रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता है कि स्विच रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से दो पॉइंट बनाते हैं और इस तरह से बीच में एक लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जो है अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो ये कौन सी कंडीशन है? ये है कि स्विच आपका ऑफ है। ठीक है, अगर जो स्विच है आपने बीच में इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये क्या स्विच कहलाएगा? ये कहलाएगा स्विच ऑन की कंडीशन में। फिर आपको बताना है बल्ब कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो आपको पता है कि बल्ब के अंदर एक कॉइल लगी होती है या फिलामेंट होता है, तो इसलिए हम इसको फिलामेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करके जो बल्ब का आपका सर्कल होता है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन स्विच इन द ऑन पोजिशन हम बता देंगे, और बैटरी। ओके, आपसे सेल नहीं बोला गया, आपसे बैटरी बोला गया है, और इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि सेल बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है, ये ओके। अब देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स क्या क्या हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। स्विच इन द ऑन पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑन पोजीशन होती है। ओके, एंड ये वाली पोजीशन होती है आपकी ऑफ पोजीशन, राइट। तो ये हो जाएगा स्विच इन द ऑन पोजीशन। बल्ब आपको रिप्रेजेंट करना था तो ये बल्ब हो गया। एक सिंपल सेल हो गई, जैसा मैंने आपको बताया सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और बैटरी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया बैटरी। स्विच इन ऑफ पोजीशन, तो स्विच इन ऑफ पोजीशन मतलब कि स्विच को आप ओपन कर दो तो ये ऑफ हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका स्विच इन ऑफ पोजीशन। और बैटरी, तो बैटरी जैसे कि आपको मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, इसलिए यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये डॉटेड लाइन क्यों होती है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक दो सेल से मिलकर बने हो सकता है कि और सेल भी हमें लगाना पड़ी हो, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या डॉटेड लाइन बनाते हैं। अगर आप ये डॉटेड लाइन ना बनाएं और इस तरह से भी अगर आप डायग्राम बना दोगे, क्या कह रही हूँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने कुछ इस तरह से सिंबल नहीं भी बनाया, ठीक है, और अगर आप सिंपल ऐसा सिंबल बनाते हैं, ठीक है, तो भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, तो आपको स्विच का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं समझा चुकी थी कि इस तरह से ही स्विच को ऑन क्यों बताया जाता है और इस तरह से ही हम क्यों स्विच को ऑफ बताते हैं। तो चलिए एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है आपका बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे एक लगी हुई है आपकी सेल, और यहाँ लगा हुआ है आपका स्विच। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर यहाँ पे इस तरह से स्विच लगा हुआ है तो यहाँ पे आने वाला करंट क्या आगे बढ़ेगा? अगर ये इस तरह से ओपन है तो नहीं, क्योंकि बीच में तो गड्ढा है, ठीक, मतलब आगे जाएगा ही नहीं। तो ये आपका ऑन पोजीशन नहीं होकर के ऑफ पोजीशन कहलाएगी। और ऑन पोजीशन कब होगी? जब ये इस तरह से स्विच हो, ठीक है, ताकि आपका करंट इजीली यहाँ से निकल करके आपके बल्ब को ग्लो करके कहाँ पहुँच सके? वापस से हमारे नेगेटिव पॉइंट पर। ओके, तो आपको ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये ऑन स्विच और ये ऑफ स्विच होता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें सिंपल हमको सिंबल्स ड्रॉ करके बताने थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। ये जो आपको सर्किट दिया हुआ है
इसको आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। कोई भी डायग्राम दिया हो, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हमें एक बल्ब दिया गया है, हमें एक बैटरी दी गई है और हमें एक स्विच दिया हुआ है। स्विच इन्होंने कैसे बनाया है? स्विच इन्होंने बनाया है एक वायर और सेफ्टी पिन के हेल्प से। ऐसे भी बना सकते हैं कि जब सेफ्टी पिन को वो कनेक्ट करेगा तो वो क्लोज स्विच कहलाएगा, और जब वो ओपन कर देगा तो वो ओपन स्विच कहलाएगा। ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इसको, ये तो आपका प्रैक्टिकल व्यू है, हमें इसको थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जितने भी कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं उनका हमें सिंबल पता हो। तो चलिए, हमें क्या बैटरी का सिंबल पता है? ये एक सिंपल सेल लगी हुई है, तो जी हाँ, मुझे सेल का पता है तो हमने लगा दिया, ठीक है। मुझे क्या बल्ब का पता है? जी हाँ, मुझे बल्ब का भी मालूम है, तो इस तरह से हम बल्ब का बना देंगे। क्या हमें स्विच का पता है? जी बिल्कुल, हमें स्विच का पता है, लेकिन ये ऑन पोजीशन में है तो इस तरह से स्विच होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या यही सिंबल्स की मदद से हमने सर्किट डायग्राम बनाया है सॉल्यूशन में। देखिए, बिल्कुल हमने इन्हीं सर्किट डायग्राम्स का यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका बल्ब, ठीक है, ये हो गया आपकी सेल और ये हो गया आपका स्विच। और इस तरह से ये जो वायर्स थे आपके इस डायग्राम में, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स, ठीक, इनको हमने किससे शो किया है? इस तरीके के वायर से हमने शो किया है, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। सिंपल है काफ़ी, हमें बैटरी लगानी थी, ठीक, ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो आप किसी भी चीज़ को कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। इसमें कोई इशू नहीं है कि ज़रूरी है कि यहाँ सेल लगी है तो यहीं सेल लगाएं, हो सकता है कि आप नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में है, आपको 4 सेल्स दी हुई है। शोज द 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। ये बोर्ड पर इस तरह से लगी हुई हैं। ड्रॉ द लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी सेल होती है वो सिंगल सेल होती है, लेकिन अगर आपको बैटरी बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन लेते हैं डिफरेंट सेल्स का, राइट। तो यहाँ पर भी हमें 4 सेल्स दी हुई है, इनकी मदद से हमें बैटरी बनानी है। तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि क्या अगर आप 2 सेल्स को कनेक्ट करते हो तो आपको किस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है? आपको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है कि इनमें जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। तो एक बैटरी का जो पॉजिटिव है वो दूसरे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से। चलिए दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने वायर स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये जो वायर है ये यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव वाला आपने इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव पॉइंट को आपने इसके पॉजिटिव से, और इस तरह से। मतलब आपको इनके नेगेटिव पॉजिटिव या अपोजिट जो पोटेंशियल्स हैं या अपोजिट जो पॉइंट्स हैं उन्हें कनेक्ट करना है। इस तरह से क्यों किया जाता है? तो देखिए, करंट जो है वो हमेशा कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने इस तरह से कनेक्ट किया तो जो करंट है वो यहाँ से आया पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर उसको क्या मिला? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव के पास जाएगा, फिर पॉजिटिव पहुँच गया तो नेगेटिव के पास जाएगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। और इस तरह से जो करंट है वो क्या रहता है? सेम बना रहता है सभी सेल्स के थ्रू, ओके। तो एक समान सारे सेल्स में से करंट बहे, तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी को हम इस तरह से कनेक्ट करें। और इस तरह के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। जब एक मतलब लाइन से आपने बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन कहलाता है। और सीरीज कनेक्शन ही क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो करंट है वो सेम अमाउंट में फ्लो हो और एक जैसा हो, ओके। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। जब अगर आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो आपको आंसर देते टाइम क्या ध्यान में रखना है? आपको आंसर देते टाइम ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं किन्हीं 2 बैटरी के, उनको आप कैसे कनेक्ट करोगे? अपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The bulb in the circuit shown in figure does not glow. ये जो सर्किट है इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्लो कर रहा? Can you identify the problem and make necessary changes in the circuit to make bulb glow? क्या आप बता सकते हो कि क्यों नहीं ग्लो कर रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको सर्किट दिया हो तो सबसे पहले ये चेक करिए कि बल्ब जो है वो प्रॉपर है या नहीं। मतलब उसका जो फिलामेंट है ना,
जो इस तरीके का आपको सर्किट में एक उसके जो अंदर आप बल्ब के अंदर देखोगे तो आपको एक छोटा सा वायर टाइप का बहुत पतला सा थिन वायर दिखेगा, वो होता है फिलामेंट। तो वो फिलामेंट प्रॉपरली दोनों एंड से कनेक्टेड है या नहीं है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। देन उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो बैटरी या सेल लगी हुई है वो कहीं पुरानी तो नहीं है, साफ है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे तो अपन को ये सब प्रैक्टिकली बात हो गई, अब अपन थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बना डायग्राम में बना करके दिखाया है। तो वेल यहाँ पर स्विच भी हमारा क्लोज है, और तो और आपकी जो बल्ब है वो भी प्रॉपर है। अब यहाँ पे जो बैटरी का कनेक्शन है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर बैटरी बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि दोनों सेल के अपोजिट पॉइंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए था। ये तो पॉजिटिव हो गए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करके क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। तो ये अपना कनेक्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपको ये बताना था कि इस कंडीशन में क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो नहीं ग्लो करेगा। नो, बल्ब विल नॉट ग्लो, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, सेकेंड, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? यस, बैटरी कनेक्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको क्या बता देना है, आपको बता देना है कि जो बैटरी कनेक्शन है वो करेक्ट नहीं है। अब आप चाहे तो ड्रॉ करके बता सकते हैं। इट शुड बी लाइक दिस। ये किस तरीके का होना चाहिए था, इस तरीके का होना चाहिए था। अगर ये मेरी सेल है, ओके, इस तरह से, और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रही हूं, ओके, तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था। पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेल, हमने तो बहुत सारे इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले, इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटनिंग। तो हीटिंग एंड लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू अ टेम्परेरी मैग्नेट। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से या इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम एक नॉर्मल कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट्स के नाम आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north and south position. ठीक है, क्या हुआ कि when the current is switched on through a wire, एक वायर है जिसके थ्रू करंट जा रहा था। ठीक है, हमने पास ही में कंपास निडल को रखा हुआ था, तो अब वो कहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्थ से साउथ पोजीशन की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए, तो when current is passed through a wire, it deflects the compass near it from its north to south position like a magnet. मैग्नेट की तरह जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट कर लेता है। इसको ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, as we know that the needle of a compass is made of a thin magnet. When this needle comes in contact with another magnet, then the like poles of the magnet repel each other and opposite poles attract each other, so the deflection is seen in the needle. In this case, the wire behaves like a magnet and causes deflection in the needle of the compass. Okay, so well, ये तो हम जानते ही चैप्टर को हमने जब तक पढ़ लिया कि जो करंट है जब भी किसी कॉपर वायर से जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, अब हमने क्या किया, कंपास निडल को रख दिया। ये जो कंपास निडल है वो क्या कर रही थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, तो वेल जब आप इस कंपास निडल को किसी मैग्नेट के पास भी रखते हो ना, तो क्या होता है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो
उसके अंदर लगा हुआ मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ टू नॉर्थ जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होती है, अपोजिट पोल की तरफ। तो जो निडल है वो अट्रैक्ट होकर के दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसी तरीके से जब वायर में भी क्या होता होगा, वायर में जैसे ही करंट जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है या मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है, तो फिर ये जो आपकी निडल है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ जाने के लिए क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, और इसीलिए जो कंपास निडल है वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है। और दूसरी चीज, क्योंकि करंट अपना वायर से जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आई होप आप इसका आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by the figure is closed। अब आपको ये बताना है कि ये जो कंपास की निडल है, ठीक है, इसमें फ्लो करे या डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्विच है यहाँ पर तो ऑफ की पोजीशन में है। चलिए तो हमने इसको ऑफ की पोजीशन में कर दिया, तो क्या ये आपका जो निडल है कंपास की वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होगी? तो चलो देख लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर हमने वायर को लपेटा हुआ है, लेकिन आने वाला करंट आएगा कहाँ से? यहाँ पे कोई सोर्स है क्या? जी नहीं। यहाँ पे क्योंकि कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप सिंपल आंसर दे दीजिएगा कि नो, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, दैट इज देयर इज नो कनेक्शन, नो बैटरी, नो सेल, दैट इज वाई द कंपास निडल विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है। हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल। लॉन्गर लाइन कौन सी होती है और शॉर्टर लाइन कौन सी होती है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। ये मान लीजिए आपका सेल का सिंबल है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव को और जो शॉर्टर लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने लॉन्गर लाइन पूछा है कि वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। जब हम एक या एक से ज़्यादा सेल को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं इस कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, इट क्या होता है, तो जब भी अपन रूम हीटर में स्विच को ऑन करेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर जाएगा और हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इट बिकम्स रेड हॉट एंड इमिट्स हीट। ओके, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जो सेफ्टी डिवाइस हम हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं या हीटिंग इफेक्ट से होने वाली डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्यूज़। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका फ्यूज़। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस में क्या आंसर होना चाहिए था और क्यों। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। मार्क true if the statement is true and F if it is false. To make a battery of 2 cell, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. Well, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपको बैटरी बनानी है तो क्या ज़रूरी है, अपोजिट टर्मिनल जो अपोजिट पॉइंट होते हैं उन्हें हमें कनेक्ट करना है। सेम पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। When the electric current, next जो ऑप्शन है वो है when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and break। जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्यूज से होकर के जाता है, ठीक है, तो जो आपका फ्यूज़ वायर है वो पिघल जाता है और ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जैसा हमने आपको बताया था कि हम वायर जो यूज़ करते हैं वो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, ठीक है। उस मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से क्या होगा, जब भी उसमें हीट ज़्यादा बढ़ी तो क्या होगा, जैसे ही आपके सर्किट की हीट बढ़ती है तो जो वायर है, फ्यूज़ वायर जो था वो पिघल जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और इस तरीके से हम हमारे सर्किट में लगे हुए बाकी के सारे कंपोनेंट को सेव कर लेते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू।
एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करती। हो सकता है कि जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हो तो जो निडल है वो उससे जाकर के चिपकी ना हो, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो डिफ्लेक्ट ज़रूर होगी। तो इसका आंसर बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करती ही है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? जी हाँ, आपको याद होगा हमने आयरन का पीस लिया, उसमें हमने कॉपर वायर को लपेटा। तो जब भी हम किसी आयरन वायर में कॉपर के वायर को लपेट देते हैं और उसमें से करंट फ्लो करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उससे वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में बन जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये बिल्कुल आंसर आपका ट्रू है, सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहा है। चलिए, so do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से गार्बेज में पड़े हुए प्लास्टिक बैग को हटा सकते हैं? जी नहीं। The plastic bags do not get attracted by the magnet, so they cannot be separated by an electromagnet. Plastic bags are not magnetic material. Only magnetic material like iron can be attracted by the magnet. वेल अगर प्लास्टिक बैग्स को हटाना है तो हम गार्बेज में से नहीं हटा सकते, लेकिन अगर हमें कुछ आयरन पीसेस को, कि इसमें क्या क्या आयरन की पीसेस है, किसी गार्बेज को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो क्रेन होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस जो होता है उसकी मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गार्बेज में आयरन पीसेस कहाँ कहाँ हैं। लेकिन प्लास्टिक बैग्स को हम बिल्कुल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे मैग्नेट की तरफ। ओके, तो आपको आंसर मिल चुका है कि इसका आंसर है नो। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस। ओके, आपके यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन आया हुआ है जो कि कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है। ही वॉन्ट टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री? गिव अ रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। वेल, आप वो चाह रहा है कि फ्यूज़ की जगह एक वायर लगा दे, तो क्या आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे और ऐसा क्यों नहीं, तो आपको बताना है। सो वी वुड नॉट एग्री टू अलाउ टू रिप्लेस द फ्यूज बाय वायर। हम क्योंकि वायर को फ्यूज से रिप्लेस नहीं करते हैं। वायर इन द फ्यूजेस आर ऑफ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, सो वी शुड ऑलवेज यूज ISI मार्क्ड फ्यूजेस इन अवर हाउस टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट्स। वेल अगर सिंपल वायर लगा दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो हमें हमारे घरों के लिए कौन से फ्यूज़ेस का यूज़ करना चाहिए? हमें हमारे घरों के लिए पहली बात तो वायर की जगह फ्यूज़ का ही यूज़ करना चाहिए। आजकल तो मिनी सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, और वो भी कैसे खरीदना चाहिए? वो भी हमें ISI मार्क्ड खरीदना चाहिए। ओके, सो इसका आंसर भी नो है। और क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है और जल्दी जल जाएगा। वो तो सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए वायर को लगाते हैं। बाकी फ्यूज़ जो हम यूज़ करें जिसमें वायर लपटा हुआ रहता है, तो वो भी किसका लेना चाहिए? जिसमें ISI मार्क्ड होना चाहिए। अब ये ISI मार्क्ड क्या होता है? वेल ये ऑलरेडी स्पेसिफाई करते हैं कि किसी भी चीज़ की जो रेटिंग है वो कितनी है, वो कितने तक के वोल्टेज को या करंट को झेल सकता है या ले सकता है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत लगाने पे जल जाएगा। तो ISI मार्किंग हो जाती है, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है। ओके, तो आप लोगों को ISI मार्क का ही फ्यूज़ या MCB सर्किट ब्रेकर हमें परचेस करके हमारे घर में यूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, जुबेदा जो था उसने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर। उसने एक सेल होल्डर लिया और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके देखा। इसमें उसने क्या क्या लगाया हुआ है? इसने होल्डर शोन इन फिगर, अ स्विच एंड अ बल्ब, और एक स्विच और एक बल्ब लगाया हुआ है। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजिशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो, हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट। वेल आपको बताना है कि इस डायग्राम को देख करके कि जुबेदा का जो बल्ब था वो ग्लो क्यों नहीं किया। तो वेल देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ अगर आप देखोगे तो बैटरी तो कनेक्टेड है, ये जो आपके वायर हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पुट द सेल इन द राइट सीरीज। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द सेकेंड सेल। वेल आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो वो आपस में सही तरीके से कनेक्टेड हो। ओके, सो हमने देखा, चेक किया
इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का वो किससे कनेक्ट होना चाहिए था, नेगेटिव टर्मिनल से। द स्विच शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली एंड बल्ब शुड नॉट बी फ्यूज्ड। चलिए, तो क्या क्या होना चाहिए था कि भाई जो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो, तो ये कनेक्टेड थे, ये क्लोज सर्किट होना चाहिए और बल्ब फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसने बल्ब चेक किया, उसका जो बल्ब था वो फ्यूज़ नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका वायर दिख रहा है ये क्लोज नहीं है, देखिए यहाँ से ओपन है, आपको बीच में बल्ब तो कनेक्ट करिए, जब आप बल्ब कनेक्ट करेंगे प्रॉपरली वो क्लोज्ड होगा, तभी जा करके हमारा जो सर्किट है वो क्या होगा, ऑन होगा। तो आप जुबेदा को बता दीजिएगा कि जब हमें अगर बैटरी के कनेक्शन को प्रॉपर रखना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और दूसरी चीज़ हमारा बल्ब जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसका फिलामेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एंड थर्ड चीज़ जो हमारा पूरा सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस सर्किट शोन इन फिगर वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन। वेल, अगर स्विच ऑफ है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो जी नहीं। अगर कोई भी स्विच ऑफ पोजिशन में है इसका मतलब कि कोई भी बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। ओके, what will be the order in which the bulb A, B, C will glow when the switch is moved to the on position। जैसे ही मैं इसको ऑन पोजिशन में रख देती हूँ तो किस तरह से बल्ब ऑन हो जाएंगे, तो वेल जैसे ही हम इसको ऑफ पोजीशन में या क्लोज कंडीशन में रखते हैं, या ये कहिए कि जब आपका स्विच ऑन होता है तो जो बल्ब है वो किस तरह से जलेंगे, ये साइमल्टेनियसली जलना शुरू हो जाएंगे। ओके, जैसे सबसे अगर बहुत, ये तो बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स होते हैं या फिर माइनर सी सेकेंड का फ़र्क होता है, मिली सेकेंड्स का, कि सबसे पहले सी जलेगा फिर बी फिर ए, इस तरह से, क्योंकि करंट है जो कि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है हमेशा। तो इस तरह से अगर करंट बहता है तो हम ये कह सकते हैं कि पहले सी ग्लो करेगा, फिर बी ग्लो करेगा और ए ग्लो करेगा। इस तरह से ये साइमल्टेनियसली बल्ब आपके जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हम आंसर को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आंसर था वो यही था कि भाई बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा अगर हमारा ये जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है या फिर ऑफ पोजीशन में है और इस तरह से ओपन है। अगर हम स्विच को क्लोज कर दें, यहाँ से इसको बंद कर दें बीच में से इस तरह से, तो फिर ये बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे। किस सीक्वेंस में करेंगे हमसे पूछा गया, तो आप बता सकते हैं क्योंकि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो इस तरह से देखें तो सी से बी फिर ए, ठीक है। ऑल्दो आपको इकट्ठे ही जलते हुए दिखाई देंगे, एक साथ जलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ही माइक्रो मिली सेकेंड का इसमें डिफरेंस होता है, करंट का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट होता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो सी बल्ब है वो ग्लो करेगा, देन बी ग्लो करेगा एंड देन ए ग्लो करेगा। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ओके, जो कि हमने पूरा कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 14 का एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से किया जाएगा। टिल देन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरह से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें से अपनी प्रिफर्ड क्लास को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप क्लास 7 सेलेक्ट करोगे तो आपको इस तरह से सारे वीडियोस और सारे टीचर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, इनके जो भी लेक्चर्स हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आप साइंस पे क्लिक करते हैं, तो आप जैसे ही साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक सब कुछ दिखेंगे, सॉल्यूशंस भी दिखेंगे। ओके, जैसे ही आप मान लीजिए किसी टॉपिक पर क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो इस तरीके का वीडियो के साथ ओपन होकर के मिल जाएगी। आप इसे पढ़िए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने ऐसे दोस्तों को भी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट शेयर कर सकते हैं जो कि आपसे छोटे या बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ओके, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। ओके, सो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।